पिछली वीडियो में हमने इंडिया में कैलकोलिथिक कल्चर्स के शुरुआत और उसके एक्सपेंशन को देखा था। हमने देखा था कि 3500 बीसी में राजस्थान और उसके आसपास के एरियाज में, जैसे मालवा रीजन है या नॉर्दर्न दक्कन रीजन है, तो वहाँ पे कैलकोलिथिक कल्चर्स इमर्ज कर रही थी, यानी कि लोगों ने कॉपर को यूज करना शुरू कर दिया था। फिर ये कैलकुलेटिव कल्चर धीरे धीरे इंडिया के और भी पार्ट्स में गई और 2000 बीसी तक ये साउथ इंडिया में अच्छे खासे रूप में फैल चुकी थी। और कई सारे साइट्स थे साउथ इंडिया के जो पहले न्योलिथिक थे, लेकिन अब उन्होंने भी कॉपर को अडॉप्ट कर लिया और वे न्योलिथिक कैलकुलेटिव कैटेगरी में आ गए। उसी तरह ईस्टर्न इंडिया में भी कई सारे साइट्स थे, जो ताराडीन है, सिनवार है, चिरांद है, ये सभी कैलकुलेटिव होते चले गए। इन्होंने भी कॉपर को अडॉप्ट किया, पर इन्होंने इन सब ने न्योलिथिक टूल्स को छोड़ा नहीं है। तो ये न्योलिथिक टूल्स भी यूज कर रहे हैं, इवन माइक्रोलिथ्स भी यूज कर रहे हैं, पर अब साथ ही साथ कॉपर को ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया है, रेगुलर तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये सभी जो साइट्स हैं, ये न्योलिथिक कैलकुलेटिक साइट्स के रूप में ढलते चले गए। लेकिन जिस समय यहाँ पे कैलकुलेटिव कल्चर्स की एक्सपेंशन हो रही थी, तो नॉर्थ वेस्ट में एक अलग तरह की डेवलपमेंट हो रही थी। 6000 बीसी में हमने देखा था कि सबसे पहली न्योलिथिक सेटलमेंट मेहरगढ़ में आ गई थी, और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत ही अर्ली टाइम्स में, जैसे 5500 बीसी से ही हमें कॉपर के टूल्स और इम्प्लीमेंट देखने को मिलने लगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कॉपर है, ये राजस्थान से तो नहीं जा रही होगी, क्योंकि राजस्थान में 2000 साल के बाद कॉपर यूज होनी शुरू हुई। तो ये जो कॉपर है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स के, ये इधर के ही क्वेटा वैली है या अफगानिस्तान में हेल्मसमंड एरिया है, माउंटेनस रीजन है, तो यहाँ से कॉपर लाए जाते थे। तो डेफिनेटली northwestern regions were at better level of better stage of development, so they had better trade links, and they started to use Indus River floodplains for their agricultural purposes. तो इस रीजन्स में एग्रीकल्चर भी सरप्लस होने लगी। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस की वजह से, और यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैनशिप है, क्योंकि मेटल में यहाँ पे मेटलर्जी में के फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स होने लगे थे, तो कई सारे मेटल के जो कॉपर के इम्प्लीमेंट्स हैं, कई सारे कॉपर के टूल्स हैं या दूसरे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सभी चीज़ें बनने लगी थी। तो ये अच्छी खासी ट्रेड नेटवर्क यहाँ से इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और ये काफ़ी एडवांस लेवल ऑफ डेवलपमेंट में थी रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट से। तो यहाँ पे आगे चल करके 2000 या 3000 के आसपास, 3000 बीसी के आसपास, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट टाइप की कल्चरल कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलने लगती है। तो ये सारे रीजन्स हैं, दे स्टार्टेड टू कन्वर्ज कल्चरली। और फिर कुछ ही समय बाद, 400-500 साल के बाद से, यहाँ पे जब हम 2600 बीसी पे आते हैं, तो ये सारे रीजन्स एक बड़े वाइडर सिविलाइजेशनल रीजन के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो ये हमने देखा कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हैं, ये एक सिविलाइजेशन के फॉर्म में आ गए, और ये जो सिविलाइजेशन कैसी थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, जहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाकी रीजन्स में गांव हमें देखने को मिलते हैं, वहीं पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में हमें शहर बनते हुए दिखते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में, ये एक बहुत ही यूनिक सी डेवलपमेंट है, जिसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे हमें अर्बन सेंटर्स देखने को मिलते हैं, टाउन सिटी लाइफ देखने को मिलती है।
और वर्ल्ड में हम देखें तो वर्ल्ड में ये तीसरी अर्बन सिविलाइजेशन है। पहली मेसोपोटामिया, दूसरी इजिप्टियन और तीसरी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑल्दो ये तीसरे नंबर पे आती है सिविलाइजेशन में या अर्बनाइजेशन में, लेकिन जो यहाँ पे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, सिटी मैनेजमेंट है, टाउन प्लानिंग है, हाउस स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्मिटी इन वेट्स एंड मेजर्स, तो दिस इज यूनिक, this is rare, and these developments are this level of urbanization is unparalleled in its contemporaries. So in one way, this is Harappan civilization is a unique civilization. Harappan civilization is unique in another way also. If we look at other civilizations like ancient civilizations like Mesopotamian or Egyptian or Greek civilization, तो आज वो सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो जो कल्चर है वो आज प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑल्दो द सिविलाइजेशन हैज डिक्लाइंड, द अर्बन फेज हैज डिक्लाइंड, but the culture and tradition it has started is still followed in our times. So the cultures and traditions still continues in our times. So India is a civilization without a break to its past. On the other hand, the Mesopotamian civilization or the Greek civilization or the Egyptian civilization is today found only in ruins but not in practice. But Indian civilization, the Indus civilization or the Harappan civilization is still practiced. हड़प्पन सिविलाइजेशन के में जो हम क्या देखते हैं, एक हम पीपल लीव्स की वर्शिप देखते हैं, पीपल ट्रीज को वर्शिप करते हुए देखेंगे हम आगे जब पढ़ेंगे। फिर हम एक हम्प्ड बुल के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स में जो मनके हैं या उनके मोहरे हैं, तो उनमें हम्प्ड बुल्स या पीपल लीव्स या एक पशुपति शिवा के जो फिगर्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सेम चीज़ हम आज भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं। पीपल इज ए sacred tree in Hinduism. Similarly, humped bull is also venerated and is associated with Lord Shiva, and the Pasupati seal which we see in Harappan's times, that Pasupati is still worshipped in the form of Shiva also. So many customs, many traditions and the cultural activities are still practiced in our time. So India is a civilization without a break to its past. And this question has been asked in UPSC GS paper 1 also, GS mains also. On the other hand, when we look at the Mesopotamian civilization or Egyptian civilization, तो इजिप्ट में हम उस सिविलाइजेशन के रूइंस देखते हैं, हम वहाँ पे पिरामिड्स देखते हैं, पर वो सिविलाइजेशन नहीं देखते, वो कल्चर नहीं देखते हैं। मेसोपोटामिया में हम मेसोपोटामियन कल्चर्स आज नहीं देखते हैं। टुडे मेसोपोटामिया कौन सी रीजन है? इराक रीजन है, इराक है, ईरान के कुछ पार्ट्स हैं, सीरिया रीजन है। तो यहाँ पे आज इस्लामिक सिविलाइजेशन हैं, इस्लामिक कल्चर होते हैं, और देयर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स डू नॉट प्रैक्टिस द मेसोपोटामियन कल्चर एनी मोर। Similarly, Egypt is a region which is strategically very important, and due to this region, many Western countries from ancient to modern times has ruled over it, conquered Egypt, ruled over it, and tried to mend its culture and civilization according to their own interest. So today's Egypt do not practice ancient Egypt practices, but India, on the other hand, as we have also seen in from Mesolithic paintings, India still practices its cultural roots. So in that way, Indian culture, Indian civilization is, and Harappan civilization is unique and distinct from other ancient civilizations. This is one aspect of Harappan civilization. If we look at the level of urbanization, the town planning, and every other aspect of Harappan civilization, it stands ahead of its contemporaries. But unfortunately, every aspect of Harappan civilization
is also questioned, is shrouded in mystery, and there is too much controversy about its origin, about its progression, as well as its decline. Today we have so many interpretations why this civilization came into existence. Some are accepted, some are discarded. Still, the controversy has not ended. Even today, we do not know the exact boundary of this civilization. And with ongoing research, new sites come into existence, which betrays what we actually believe about our Harappan civilization and questions the general understanding about Harappan civilization. The recent example is Sanoli excavation, which puts a question mark on the peaceful nature of Harappan civilization, of the Harappan people. Similarly, its ending also, the decline also. What led to its decline? There is no foolproof evidence. No one can say for any certainty what led to its decline. Finally, after decline, what happened to the Harappan people? Did they all just vanish? Or they migrated to some other regions with their own culture? What happened to Harappan culture? So everything about Harappan civilization is controversial and is mystery. And it was the very unique civilization, very beautiful civilization. As we will discuss, we will get to know it better. So let's discuss these controversies. First of all, let's understand why there is so much controversy. हमने दो रीजन्स आइडेंटिफाई किए हैं. एक तो ये कंट्रोवर्सी का कारण है कि एविडेंसेस की कमी, और दूसरी है जो ब्रिटिश ने हिस्ट्री को हमारी हिस्ट्री को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया और पेश किया, उसकी वजह से भी ये कंट्रोवर्सी है. इन दोनों फैक्टर्स को वन बाय वन हम एनालाइज करते हैं. सबसे पहली जो रीजन हमने बताई, डेर्थ ऑफ एविडेंस, एविडेंसेस की कमी. तो आपको जैसा कि पता है कि हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी एविडेंसेज है उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होती है हमारी लिटरेरी सोर्सेज और दूसरी होती है हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. हड़प्पा से पहले अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है या जो कुछ भी हम हिस्ट्री को जानते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे ही है. इनफैक्ट रिटन रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं. हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में हमारे पास रिटन एविडेंसेज हैं, but these written evidences has not been deciphered yet, so we are not able to read it yet. तो लिटरेरी एविडेंसेज होने के बावजूद भी वो हमारे किसी काम के नहीं है. सवाल है कि क्यों नहीं डिसाइफर कर पाए हैं, क्या दिक्कत आ रही है डिसाइफर करने में. तो सबसे पहली जो दिक्कत है डिसाइफर करने में वो है स्क्रिप्ट. हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ लेटर के फॉर्म में नहीं है. हड़प्पन स्क्रिप्ट इज इन पिक्टोग्राफिक फॉर्म. पिक्टोग्राफिक फॉर्म यानी कि पिक्चर्स को एज ए लेटर, एज ए सिंबल यूज किया गया कुछ भी लिखने के लिए. पिक्टोग्राफिक में दिक्कत ये आती है कि जो पिक्चर है या जो आर्ट वर्क है दैट इज वेरी सब्जेक्टिव. जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं या आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो अलग अलग लोगों की अपनी अपनी परसेप्शन होती है उस पेंटिंग को देख करके या उस मूवी को देख करके. किसी को मूवी अच्छी लगती है, किसी को मूवी बेकार लगती है, किसी को पेंटिंग समझनी नहीं आती,
और कोई उसी पेंटिंग को करोड़ों रुपए में खरीद जाता है। तो आर्ट जो होती है ना, तो आर्ट काफी सब्जेक्टिव सी चीज होती है। और पिक्चर्स को एज वर्ड्स यूज करना, तो किस कॉन्टेक्स्ट में उस पिक्चर को यूज की जाती है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, जिसकी वजह से इसकी क्लियर इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाई है। दूसरी चीज जो है कि ये जो भी राइटिंग्स हैं वो या तो सील्स के ऊपर लिखी गई हैं या पॉटरीज के ऊपर लिखी गई हैं, या हमें इन्हीं के ऊपर लिखी हुई मिली हैं। अब दिक्कत है कि ये जो लिखी गई हैं, एक तो सील्स जो होते हैं वो ऑलरेडी क्वाइन साइज के होते हैं, क्वाइन साइज के होते हैं, तो इसके ऊपर कितने लेटर्स लिखे जाएंगे? बहुत ही कम लेटर्स लिखे जाए गए होंगे। सिमिलरली पॉटरीज के ऊपर भी ये डिजाइन के रूप में यूज की गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस ना हो, बस उनको एज ए डिजाइन यूज की गई हो। So number of words is also limited, and the maximum letter जो सेंटेंस है वो हमें धोलावीरा से मिली है, एक होर्डिंग कह सकते हैं उसको। तो उसमें 17 डिजिट 17 लेटर के हमें कुछ एक सेंटेंस मिली है, पार्ट ऑफ सेंटेंस मिली है। तीसरी चीज जो है दिक्कत है हड़प्पन स्क्रिप्ट के साथ, हमें एक इसकी कोई प्रोटोटाइप नहीं मिली है, नो प्रोटोटाइप टू कंपेयर। जैसे हम मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को देखते हैं या इजिप्टियन स्क्रिप्ट को देखते हैं, तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर कर सके। एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट थे, उन्होंने मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, और वही एक फ्रेंच स्कॉलर थे जिन्होंने इजिप्टियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया। तो वो डिसाइफर इसलिए कर पाए कि उनको एक प्रोटोटाइप मिले डिसाइफर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, जिसके बेसिस पे वो मीनिंग को समझ सके, वर्ड्स के लेटर्स के मीनिंग को। जैसे मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट के केस में सेम स्क्रिप्ट में डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 2 लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। ऑब्वियसली ये एंशिएंट लैंग्वेजेस थे, बट जो स्कॉलर्स थे, लिंग्विस्ट्स थे, उनको दूसरी लैंग्वेज के बारे में लकीली पता था, जिसके बेसिस पे वो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर कर सके। इजिप्टियन स्क्रिप्ट के केस में एट सेम प्लेस डुअल स्क्रिप्ट यूज की गई थी। सेम मैसेज को डुअल स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, और लकीली यहाँ भी जो दूसरी स्क्रिप्ट थी वो लिंग्विस्ट्स को जानकारी थी उसके बारे में, तो जिसके बेसिस पे उन्होंने इजिप्टियन स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर कर पाए। हड़प्पन स्क्रिप्ट के केस में हमें इसकी कोई प्रोटोटाइप मिली ही नहीं, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। अब हड़प्पा के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज के बेसिस पे है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज की एक इनहेरेंट डिमेरिट होती है कि वो अपने आप में कुछ नहीं कहती। एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है मटेरियल रिमेन्स को समझने के लिए, कि कोई भी चीज़ किसी पार्टिकुलर प्लेस पे क्यों है। तो कोई भी चीज़ किसी पार्टिकुलर प्लेस पे है ये तो हमें मिलेगी, पर उसकी कॉन्टेक्स्ट हमें विदाउट लिटरेरी सोर्सेज समझ में नहीं आएगी कि वो वहाँ क्यों रखी गई थी, किस कंडीशन में रखी गई थी, किस पर्पज से रखी गई थी। अब इस दिक्कत की वजह से अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन निकल के आते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है।
दूसरी दिक्कत है आर्कियोलॉजी के साथ कि प्रॉपर एक्सकेवेशन नहीं हुई है हड़प्पन साइट्स की। जैसे लगभग कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को मिला करके लगभग 1400 साइट्स डिस्कवर हुए हैं। सो आउट ऑफ 1400 sites, only 96 have been excavated. सिर्फ 96 साइट्स को एक्सकेवेट की गई है। तो अभी जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है हड़प्पन साइट्स को, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। और हो सकता है कि आगे जैसे जैसे डिस्कवर होगी साइट्स और नई चीज़ें निकल करके आएंगे, और इन द फ्यूचर अगर स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर कर लिया गया तो जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है आज की, तो दैट कुड गो इन अदर डायरेक्शन ऑल्सो, दैट कुड कम्प्लीटली चेंज ऑल्सो, या इसमें भी काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो एक तो ये रीजन है कंट्रोवर्सी की, डेर्थ ऑफ एविडेंसेज या लैक ऑफ एविडेंसेज। दूसरी रीजन है ब्रिटिश इंपीरियल अप्रोच, जो हमारे हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की जो ब्रिटिश अप्रोच थी उसकी वजह से हमारी पूरे हिस्ट्री में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। और जैसे जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए जाएंगे। जो भी हमारे हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं उन सबको हम डिबेट कर और डिस्कस करते हुए जाएंगे। उसमें ब्रिटिश अप्रोच को भी हम सबसे पहले, या कॉलोनियल अप्रोच जिसको कहते हैं, वो हम डिबेट करेंगे साथ भी साथ। तो हड़प्पन पीरियड के लिए जो ब्रिटिश अप्रोच है उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी समझो। ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो किस आइडियोलॉजी से कर रहे थे? तलवार के बल पर उन्होंने जीता इंडिया को, लेकिन रूल करने के लिए आइडियोलॉजिकल जो विक्ट्री है वो चाहिए होती है। तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो उनका कहना था कि वो एक सिविलाइजिंग मिशन पे है, जो वाइट मैन्स बर्डन कहते हैं। तो वो सिविलाइजिंग मिशन पे इंडिया में है, यानी कि इंडिया के लोगों को वो सिविलाइज करने के लिए आए हैं। तो ऐसे में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है तो इंडियंस या जो भी हमारे जो मतलब कि दुनिया भर के लोगों ने फिर पूछना शुरू किया कि, या खास करके जो हमारे नेशनलिस्ट स्कॉलर्स थे उस समय के, उन्होंने कहा कि इंडिया तो पहले से सिविलाइज रही है, तो अब यहाँ पे आपके रहने का कोई औचित्य रहता नहीं है। वी डू नॉट नीड योर हेल्प टू बी सिविलाइज्ड, वी वर ऑलरेडी सिविलाइज्ड व्हेन यू डिडंट एग्जिस्ट। तो ऐसे में हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रिटिश स्कॉलर्स ने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एन ऑफशूट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इसको कहते हैं हम डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी। और इस थ्योरी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम ओरिजिन के थ्योरी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो और यहाँ पे ये समझना है कि किस तरह से ब्रिटिश की जो अप्रोच है हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की, उसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी बनी रही। तो हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सी है, और उस कंट्रोवर्सी के पीछे क्या कारण है वो हमने उन कारणों को एनालाइज किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी के ऊपर चर्चा करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई, जो हड़प्पन साइट थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पहली साइट थी टू बी डिस्कवर्ड, दैट वाज हड़प्पा। हड़प्पा की डिस्कवरी एक चांस डिस्कवरी थी। 1829 में चार्ल्स मैसन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, तो वो अपने जर्नी में नॉर्थ वेस्ट में वो जर्नी कर रहे थे। तो उस जर्नी में उन्होंने हड़प्पन साइट पे एक माउंड देखा,
और उस माउंट पे उन्होंने कुछ ब्रिक रूइंस देखे, कोई ब्रिक स्ट्रक्चर थी जो टूटी हुई थी। तो उन्होंने जब अपने आसपास लोकल से इसके बारे में पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि यह एक राजा का महल हुआ करता था, जो किसी संत या ऋषि के श्राप से वो डिक्लाइन हो गई, टूट गई। तो उस समय क्लियरली चार्ल्स मेसन ने उस साइट को, उस स्ट्रक्चर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, पर उन्होंने अपनी जो बुक 1842 में लिखी, नैरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, तो उस बुक में उन्होंने इस साइट के, इस स्ट्रक्चर के मेंशन की थी, इस स्ट्रक्चर को मेंशन की थी। चार्ल्स मेसन के बाद कुछ और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जैसे अलेक्जेंडर बर्न्स थे। 1834 में उन्होंने उस साइट को विजिट किया था और उन्होंने रावी रिवर के बैंक के आसपास ब्रिक स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा की थी। फिर हरप्पन साइट से ही कुछ और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो वहाँ से पुरानी चीज़ें जो थी, एंटिक्विटीज आइटम्स जो थे, उनको कलेक्ट किया। लेकिन अभी भी हरप्पन सिविलाइजेशन की जो सिग्निफिकेंस थी उसके बारे में इनको बिल्कुल भी क्लू नहीं था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरप्पन साइट को फिर से विजिट किया और उनको वहाँ से कुछ बीड्स मिले, सील्स मिले एक्चुअली। तो सील्स पे उन्होंने एक बुल फिगराइन देखी और उस बुल फिगराइन को उन्होंने कहा कि ये इंडिया की नहीं है, उसको उन्होंने इंडियन बुल से आइडेंटिफाई नहीं किया और ये माना कि ये जो सील है ये कहीं बाहर से आई हुई है। फिर 1856 में भी उन्होंने साइट को विजिट किया। फिर उन्होंने 1861 में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी और 1872 में उन्होंने वापस से इस जगह को, हरप्पन साइट को विजिट किया। इस बार उन्हें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले, कुछ लिखी हुई चीज़ मिले और ये इस बार इन्होंने जो लिखी हुई चीज़ थी, इंस्क्रिप्शन थी, राइटिंग थी, उसको उन्होंने एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट से आइडेंटिफाई किया और ब्राह्मी स्क्रिप्ट से कुछ उसकी सिमिलरिटी बताई। तो एक हद तक इंडियन पास्ट की डिस्कवरी में वो सही रास्ते पे जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो स्क्रिप्ट थी उसको 400 BC के आसपास का डिक्लेयर किया और फिर से एक बार हरप्पन सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रैक हो गई। अलेक्जेंडर कनिंघम को लेकर के जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई है, जैसे उपिंदर गुप्ता हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर अलेक्जेंडर कनिंघम एंशिएंट कल्चर्स में इतना ही इंटरेस्टेड थे तो उनको वो जो सील्स मिली थी, जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे, उनके सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई। फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम को ये मान के चलते थे कि यहाँ पे ह्वेनसांग आकर के कभी रहते थे और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी वो बुद्धिस्ट नेचर की होगी। लेकिन जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस साइट को एक्सकेवेट किया तो उनको कुछ ऐसा बुद्धिस्ट नेचर की चीज़ें नहीं मिली। तो उपिंदर सिंह कहती हैं कि अगर उनको ये बुद्धिस्ट नेचर की चीज़ें नहीं मिली तो क्लियरली वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जब उनको रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड मिली तो ये उनमें और भी क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए थी कि अगर ये बुद्धिस्ट नहीं है तो फिर ये है क्या। दरअसल अलेक्जेंडर कनिंघम की जो जजमेंट थी वो उस समय के नैरेटिव के हिसाब से ही थी। एंशिएंट इंडिया के ऊपर जो भी बुक्स लिखी गई थी, हिस्ट्री लिखी गई थी, तो शुरुआत की हिस्ट्री अलेक्जेंडर के इन्वेजन से लिखी गई थी, इंडिया की हिस्ट्री मानी जाती थी। और जब बाद में जब आर्यन कल्चर की बात हुई, जब आर्यन कल्चर को आइडेंटिफाई किया गया तो इंडिया की हिस्ट्री आर्यन सिविलाइजेशन से शुरुआत मानी जाती थी। और आर्यन कल्चर वैसी कल्चर नहीं थी जिस तरह की डिस्कवरीज हड़प्पन साइट्स पे या मोहनजोदारो पे हो रही थी। मोहनजोदारो पे तो बाद में चल करके एक्सकेवेशन हुई। हड़प्पन साइट पे जो भी अर्ली डिस्कवरीज हुई वो उनकी उस समय की जो
अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से नहीं थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको और इन ओरिजिन मतलब कि इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि ये यहाँ पे पहले कोई सिविलाइजेशन रही होगी। और एक बार फिर हड़प्पन साइट पे फर्दर एक्सकेवेशन नहीं हुई और इस साइट को फर्दर एक्सकेवेट नहीं किया गया। इस साइट की इम्पोर्टेंस 1920s में फिर इमर्ज हुई, सामने आई, जब जॉन मार्शल 1905 के आसपास से डायरेक्टर जनरल बनाए गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और उस समय लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल, वाइसराय। तो उनकी थोड़ी रुचि थी इंडियन पास्ट को जानने में। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को थोड़ी बहुत फंडिंग उस समय मिलने लगी और एक्सकेवेशन को लेकर के इंडियन पास्ट को जानने की थोड़ी जो प्रोजेक्ट थी उसको रिवाइवल मिला। लेकिन फिर वो जो वर्ल्ड ऑर्डर थी उस समय, वर्ल्ड की सिचुएशन थोड़ी, यूरोप एक दूसरे डार्क फेज से गुजर रहे थे और वॉर की सिचुएशन भी क्रिएट हो रही थी। तो फंडिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो सकी और एक बार फिर वर्ल्ड वॉर आते आते यहाँ पे फंडिंग रुक गई। फिर वर्ल्ड वॉर जब ओवर हुई तो वापस से जो एक्सकेवेशंस थी उनके ऊपर काम फिर से शुरू हुआ। तो इस बार जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम सहनी के अंडर एक टीम हड़प्पा को एक्सकेवेट करने के लिए भेजा और फिर नेक्स्ट ईयर राखल दास बनर्जी के अंडर एक टीम मोहनजोदारो को एक्सकेवेशन के लिए भेज दिया। तो 1921 में हड़प्पन साइट की डिस्कवरी हुई और वहाँ पे कई चीज़ें, कई आर्टिफैक्ट्स हुए, कई ब्रिक स्ट्रक्चर्स पे सामने आने लगे और क्लियरली वहाँ पे एक सिविलाइजेशन के, एक अर्बन साइट की एविडेंसेस मिलने लगे। सिमिलर एविडेंस मोहनजोदारो से भी मिले, सेम तरह के सिमिलर आर्टिफैक्ट्स, सेम मॉडल ऑफ टाउन प्लानिंग एंड ऑल। So John Marshall was very much sure that he has discovered an ancient Indian civilization. He flew back to London and in 1924 in a journal, John Marshall announced the discovery of Harappan civilization and invited historians and archaeologists from all over the world for the research and further excavation of the site. और इस तरह से फिर आगे चल करके धीरे धीरे और भी एक्सकेवेशन हुई और फर्दर दूसरे साइट्स भी इमर्ज होते चले गए। सो इट वाज नाउ क्लियरली एस्टेब्लिश्ड दैट देयर वाज एन एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन which was lying beneath several layers of the earth. अब ये जो डिस्कवरी हो गई एक सिविलाइजेशन की, तो इसके ऊपर फिर से एक विवाद शुरू हो गई कि ये सिविलाइजेशन आई कहाँ से। और ब्रिटिश उस समय तो यही कह के रूल कर रहे थे कि वे एक सिविलाइजिंग मिशन पे थे और इंडिया में वो सिविलाइजेशन लाना चाह रहे थे। नाउ इस समय अब नेशनलिज्म भी शुरू हो चुकी थी, काफ़ी मैच्योर फेज में पहुंच चुकी थी और नेशनलिस्ट स्कॉलर्स ने फिर इस पॉइंट को लेकर के बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने फिर क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स की कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी बीन इन ए सिविलाइजेशनल फेज और इंडिया हैज़ ऑलरेडी developed a civilization long before Britain ever existed. So this was clearly a setback in the British narrative and British ideology, and British scholars at that time started to discredit Indians of its achievement, and therefore they tried to explain the origin of Harappan civilization in terms of refusionist theory. So we have at least 4 theories in which diffusionist theory, that is Mesopotamian origin, and indigenous development. These two are very important in our discussion. And now other two, the Aryan origin theory and Dravidian origin theory, are not much in public debate. Still they are the theories and we will look at these theories as well. So now we will discuss the various origin theories about Harappan civilization, starting from the Mesopotamian origin.
तो थ्योरी ऑफ मेसोपोटामियन ओरिजिन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन हुई तो ये मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंस में हुई। तो इसी थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन। थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑल्सो इट इज नोन एज डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी। डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी आपको याद होगी, हमने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के केस में न्योलिथिक कल्चर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी को डिस्कस किया था। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी। British scholars such as E.G.H. Mackay, Gordon and Kramer, they were the first ones to propose this Mesopotamian origin theory. ये मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी एक्चुअली है क्या? तो ये जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे दे वर ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट इंडियंस ऑफ देयर अचीवमेंट्स, देयर पास्ट अचीवमेंट्स, एंड देयरफॉर they proposed this theory that Harappan civilization emerged because of the influence of Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization पहले से एग्जिस्टेंस में थी और लोगों के मतलब कि मेमोरी में थे। उस समय तक एक्सकेवेशन हो चुकी थी और लोग जान चुके थे कि देयर वाज ए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विच वाज अर्बनाइज्ड। तो ये जो स्कॉलर्स थे इन्होंने कहा कि मेसोपोटामियन सॉदर्न रीजन जो है, मेसोपोटामिया की सॉदर्न रीजन, उसको सुमेर भी कहते हैं। तो सुमेर से ही कुछ लोग आए, माइग्रेशन के बाद कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पे एक अर्बन सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश किया। इसी थ्योरी में बाद में मॉर्टिमर व्हीलर ने इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हुए कहा कि देयर वाज नो एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पीपल बट द डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज। लोग वहाँ से नहीं आए, देयर वाज ऑलरेडी द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन इन द एयर ऑफ मेसोपोटामिया एंड फ्रॉम देयर the idea diffused to Indus region, and thus a urban civilization, that is Harappan civilization or Indus Valley civilization, was established or started here also. तो ये जो थ्योरी दे रहे थे मेसोपोटामियन ओरिजिन, तो इसके पीछे बेसिस क्या थी, आधार क्या थी उनके इस थ्योरी की? तो उन्होंने कुछ एविडेंसेस बताए कि उन्होंने कुछ आधार बताए कि इस बेसिस पे वो ये मेसोपोटामियन थ्योरी को हवा दे रहे हैं। तो उन्होंने एक रीजन बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उनके कल्चर में सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज हम देखते हैं कि वहाँ भी सील्स यूज हो रहे हैं, सील्स एंड बीड्स वहाँ भी यूज हो रहे हैं। मेसोपोटामिया के बीड्स इंडस में पाए गए हैं, इंडस के बीड्स मेसोपोटामिया में पाए गए। फिर एक टाउन स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया मतलब कि यहाँ भी एक 2 tier सेटलमेंट है, तो कहीं कहीं 3 tier सेटलमेंट है। सो देयर वाज डिवीजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ एलिट क्लास एंड द कॉमन पीपल। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि एक सिटाडेल कॉम्प्लेक्स है और लोअर टाउन है। तो उस टाउन स्ट्रक्चर को देखते हुए भी उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया है ये मेसोपोटामिया से ही आई है। इसके अलावा जो हमें हड़प्पन टाउन्स मिले हैं तो हमें ग्राउंड स्ट्रक्चर मिली है, बेस स्ट्रक्चर मिली है, हाउस स्ट्रक्चर्स मिले हैं, बट वी हैव नॉट फाउंड एनी रूफ। सो देयर वाज नो रूफ डिस्कवर्ड एट एनी ऑफ द हड़प्पन हाउसेज। और ये मानी गई कि ये जो रूफ है ये प्रोबेबली वुडन रूफ रहे होंगे और वुडन रूफ्स मेसोपोटामिया से डिस्कवर हुए थे। तो इस बेसिस पे ये मानी गई कि इन दोनों कल्चर्स में, मेसोपोटामियन कल्चर में और हड़प्पन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है और इसलिए जो अर्बनाइजेशन है वो आइडिया मेसोपोटामिया से ही आई है। And there was presence of Mesopotamian seals and artifacts at many of the Harappan sites. In Mesopotamian texts, we see the term Melua, and this Melua has been identified with the Indus region. And there was one more basis that there was no discovery of
pre-Harappan cultures at these Harappan sites. तो डिस्कवरी जो हम देखते हैं मेसोलिथिक फेज या नियोलिथिक कल्चर, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के बाद ये कल्चर्स डिस्कवर हुए। इसलिए इंडिया के केस में ये नहीं माने जाते थे कि यहाँ पे जो कल्चर्स हैं वो पहले से आ रही होंगी, ये पहले से रही होंगी या इवॉल्व कर रही होंगी, डेवलप कर रही होंगी। So there was no preceding cultures at that time, no discovery of preceding. There was unfamiliarity with the preceding cultures at the Harappan sites or even in Indian subcontinent. So all these evidences indicate towards Mesopotamian influence, but this Mesopotamian origin theory or the foreign origin theory or the diffusionist theory has been criticized and is no longer accepted. First, it was criticized on the basis that there was fundamental differences in seals, scripts and implements. Harappan seals are round. Harappan seals are round or spherical. Round and spherical, but the Mesopotamian seals are cylindrical in shape. So there was difference in the making of seals. Then there was difference in scripts. Mesopotamian scripts are pictographic, as we have seen that in writing they have used pictures instead of letters. So Harappan seals are pictographic, while Mesopotamian seals are cuneiform. Cuneiform स्क्रिप्ट वैसी होती है, क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है नुकीले, स्पाइक लाइक नुकीले, कांटों जैसा। तो स्क्रिप्ट में भी डिफरेंसेज हैं। Further, Mesopotamian tools and implements. There was much larger use of copper and bronze tools and implements in Mesopotamia. मेसोपोटामिया में कॉपर और ब्रॉन्ज के जो टूल्स या इम्प्लीमेंट्स मिले हैं वो हड़प्पन साइट से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज में मिले हैं। और जो क्वालिटी थी इन टूल्स की, तो क्वांटिटी तो है ही मेसोपोटामिया में ज़्यादा, इनफैक्ट ये जो क्वालिटी है, so Mesopotamian tools are more effective also. Mesopotamian tools are more effective than Harappan tools. Then in later discoveries, it has been found that Indus regions or the Indus people had more close trade relations with Persian Gulf regions like Oman and other regions, Iran and like Oman, Iran and other regions in the Persian Gulf. And Mesopotamian trade is not that significant. It has been found in later discoveries. So they have criticized the British scholars that they have put enormous emphasis on Mesopotamian links, and therefore their judgment must have been wrong in defining origin of Harappan civilization as Mesopotamian influence, defining emergence of Harappan civilization as the result of Mesopotamian influence. So therefore Mesopotamian origin theory today is no longer accepted. Then we have Aryan origin theory also. So Aryan origin theory has also been proposed by Britishers. So Mesopotamian origin theory and Aryan origin theory, they have been
propounded by Britishers। अब ब्रिटिशर्स फिर से अपने ये जो ओरिजिन है, मतलब ये जो थ्योरी है, इसको क्यों चेंज कर रहे हैं? तो सिंपली ब्रिटिश जो भी करते हैं, या जो मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे हम, तो ब्रिटिशर्स जो भी करेंगे वो कॉलोनियल इंटरेस्ट में ही करेंगे, कॉलोनियल हित को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। जब उन्होंने मेसोपोटामियन ओरिजिन की थ्योरी दी थी, तो उन्होंने कहा, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये कह रहे थे कि वो इंडिया में एक सिविलाइजिंग मिशन पे थे। और जब इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई, काउंटर की गई, तो उन्होंने जो ओरिजिन थ्योरी है उसको चेंज करते हुए कहा कि जो हड़प्पन लोग हैं वो कोई और नहीं बल्कि आर्यंस ही थे। हड़प्पन लोग कौन है? हड़प्पन वर आर्यंस। क्यों वे ऐसा कह रहे हैं? अब चूंकि आपको पता होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन से पहले आई थी, लेकिन जिस समय ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुए थे तो उस समय इसके डेट को लेकर के ये कंट्रोवर्सी थी कि ये पहले की है या बाद की। ब्रिटिशर्स इसको बाद की डिक्लेयर कर रहे थे। ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि आर्यन जो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, चूँकि मटेरियली ये ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है और ये जो फिट बैठती इंडिया के जो कल्चरल डेवलपमेंटल स्टेज में, ये एटलीस्ट मौर्यन पीरियड में आकर के फिट बैठती है। तो इस बेसिस पे वो कह रहे थे कि आर्यंस पहले आए थे और आर्यंस ने ही आगे चल करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया। लेकिन बाद में फिर डेट आ गई, जब रेडियो कार्बन डेटिंग हुई तो उससे फिर डेट क्लियर हो गई और हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले की सिविलाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश हुई। और ये क्लियर हो चुका है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्यन सिविलाइजेशन से पहले ही आकर के डिक्लाइन भी हो चुकी थी। तो आर्यन थ्योरी भी इस समय, मतलब कि आर्यन थ्योरी भी अब एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी भी है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो द्रविड, ये जो आर्यन कल्चर थी वो द्रविडियन कल्चर से मिलती जुलती है, और जो आर्यन स्क्रिप्ट है वो द्रविडियन स्क्रिप्ट की ही अर्ली फॉर्म है। और जो हमारे जो यहाँ पे अर्ली संगम लिटरेचर्स में जिस एडवांस्ड कल्चर की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि हड़प्पन कल्चर की ही बात हो रही थी। तो इस बेसिस पे द्रविडियन ओरिजिन थ्योरी भी रखी गई। लेकिन अल्टीमेटली जो हड़प्पन ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है प्रॉपर्ली वो है इंडिजिनस डेवलप एवोल्यूशन थ्योरी, और it is also called organic evolution. Now this indigenous evolution theory is very important and today it is most widely accepted theory. Let's analyze this great theory of gradual evolution. So after decades of discoveries and excavations, scholars ने ये रियलाइज किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सडनली अपीयर नहीं हुए और ना ही ये इन्वेजन के थ्रू और ये एग्जिस्टेंस में आए, बल्कि इनके पीछे एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रही थी। इस यहाँ जो पहले से ऑलरेडी कल्चर्स थे वही धीरे धीरे इवॉल्व होते होते एक सिविलाइजेशनल स्टेज पे पहुंच गई और हड़प्पन सिविलाइजेशन की फाउंडेशन हुई। तो इट वाज नॉट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इट वाज क्लियरली द वर्क ऑफ इंडियंस living in the Indians and the Indian cultures that were already growing and developing in the northwestern regions of the subcontinent. So this theory of gradual evolution was put forwarded by important scholars such as D.P. Agarwal, B.B. Lal, R.S. Sharma, S.R. Rao और भी कई सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन को
प्रपोज किया और एक्सप्लेन किया। फिर इस साइट्स के ऊपर फर्दर एक्सकेवेशंस हुई और धीरे धीरे और भी जो नीचे की कल्चर्स थी, पहले की कल्चर्स थी, वो भी एग्जिस्टेंस में आती गई। एंड फाइनली दिस थ्योरी explains the emergence of urban civilization in the northwestern regions of the subcontinent. So how this theory came into existence? 1965 में अमलनंदा घोष ने राजस्थान में एक सोथी कल्चर थे और हरियाणा में सिसवाल कल्चर थे। तो सोथी सिसवाल कल्चर वर आइडेंटिकल कल्चर्स। तो सोथी कल्चर में पॉटरीज को स्टडी किया अमलनंदा घोष ने। अमलनंदा घोष भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे थे। तो अमलनंदा घोष ने सोथी पॉटरीज को स्टडी किया और फिर उन्होंने और भी साइट्स के पॉटरीज को स्टडी किया, जैसे झोब है क्वेटा वैली है, फिर कालीबंगान, फिर जो अर्ली हड़प्पन फेजेज एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो इन सारी जगहों पे उन्होंने पॉटरीज कल्चर को आइडेंटिफाई किया और पॉटरीज ट्रेडिशन में इन्होंने देखा कि बहुत हद तक सिमिलरिटी है इन सारे पॉटरीज में। तो इस बेसिस पे उन्होंने सोथी कल्चर को एक प्रोटो हड़प्पन कल्चर कहा। एक कंप्लीट अर्बन सेंटर तो नहीं थी, लेकिन अर्बन सेंटर और विलेज अर्बन साइट और विलेज साइट के बीच के डेवलपमेंटल स्टेज के रूप में इन्होंने राजस्थान के सोथी कल्चर को आइडेंटिफाई किया और साथ ही जो और भी कल्चर थे उनको इसी डेवलपमेंटल स्टेज पे उन्होंने रखा। 1977 में एम.आर. मुगल ने पॉटरीज के साथ साथ और भी मटेरियल कल्चर्स जो आर्टिफैक्ट्स थे, तो उन सारे आर्टिफैक्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जैसे जो इनको स्ट्रक्चर्स मिले और पॉटरीज मिली और जितने भी तरह के मटेरियल रिमेन्स थे उन सब को स्टडी किया और उनके बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो भी डिफरेंट कल्चर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलैरिटी है और ये सभी मैच्योर हड़प्पन फेज, यानी कि जो अर्बनाइज्ड फेज कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैच्योर हड़प्पन फेज के, यानी कि अर्बनाइज्ड फेज के, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अब इस फेज में भी थी। बस डिफरेंस ये थी कि ये अभी भी एक विलेज साइट थी और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मैच्योर फेज है वो एक अर्बन साइट है। सो एवरीथिंग वाज सिमिलर, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वर सिमिलर, and on the basis of this comprehensive study he argued that the pre-Harappan term, earlier the phase was called pre-Harappan phase, so he argued that this pre-Harappan term should be replaced with early Harappan. He considered this phase as the beginning of Harappan phase. So he advised that this pre-Harappan term should be replaced with early Harappan terms. And after this discovery, after this study, further excavations were done, new researches were done, new evidences came into light, and other cultures also came into light also. So many cultures were identified, such as Amrinal culture in South Baluchistan region, Sothi Siswal culture, Sothi is in Rajasthan, Siswal in Haryana, Kot Diji cultures, etc. So he said scholars discovered these sites, excavated these sites, and they identified a series of cultural sequence at these sites which led to Harappan civilization or the urban phase or the cities and towns.
तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना और समझना इस चीज़ को कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में जो डेवलपमेंट हो रही थी उसको यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। 6000 BCE में हमने यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर की इमर्जेंस देखी। मेहरगढ़ में और आसपास के रीजन्स में नियोलिथिक कल्चर इमर्ज हुए। अब 6000 से 4000 BC के बीच या 6000 से हम मान के चलते हैं 3300 BC के बीच, 3500 BC भी आप ले सकते हैं। इस टाइम पीरियड में कई सारे नियोलिथिक कल्चर्स इमर्ज हो गए। इनको हम N1 N2 करके लिख लेते हैं शॉर्ट में। नियोलिथिक कल्चर्स, कई सारे नियोलिथिक कल्चर्स आ गए, कई सारे नियोलिथिक कल्चर्स आ गए और इनमें से कुछ कल्चर्स ने कॉपर को भी यूज किया, इसलिए वे नियोलिथिक कैल्कोलिथिक भी इमर्ज होते चले गए। तो जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में कई ऐसे साइट्स थे जो प्योरली नियोलिथिक थे और कई ऐसे साइट्स भी थे जिन्होंने कैल्कोलिथिक कॉपर टूल्स को भी यूज करना शुरू कर दिया और वे नियोलिथिक कैल्कोलिथिक कल्चर्स के रूप में इमर्ज होते चले गए। अब इस टाइम पीरियड में खास बात ये है कि जो नियोलिथिक कल्चर्स थे और इस पीरियड में जो नियोलिथिक कल्चर्स या नियोलिथिक कैल्कोलिथिक कल्चर्स थे, इनके बीच एक तरह की कन्वर्जेंस होती हुई हमें दिखती है, कन्वर्जेंस हमें दिखने लगती है। कन्वर्जेंस का मतलब है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक साइट की है, चाहे वो पॉटरीज में हो या टूल्स में हो या लाइफ स्टाइल में हो, वही चीज़ हमें दूसरे साइट्स पे भी देखने को मिलती है। तो कुछ कल्चर्स इनमें से बड़े हुए, कुछ बहुत बड़े हुए। तो जितने भी नियोलिथिक कल्चर्स थे, नियोलिथिक कैल्कोलिथिक कल्चर्स थे, ये कल्चर्स बड़े होते चले गए और एक खास तरह की कल्चरल कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलने लगती है और ये नए कल्चरल जोन के रूप में इमर्ज होते चले गए। यानी कि क्लियरली अब कल्चर की साइज बड़ी हो गई। जो पहले कल्चरल साइट्स हुआ करती थी वे अब कल्चरल जोन्स बनने लगे। तो इस पीरियड में हम कई तरह के कल्चर देखते हैं, जैसे कि हम एक नाल एंड आमरी कल्चर देखते हैं, नाल एंड आमरी रिलेटेड साइट्स। फिर हम कहीं पे कोट डीजी कल्चर देखते हैं, कहीं पे हाकड़ा कल्चर देखते हैं। तो इस तरह के कल्चरल जोन्स जो कल्चरल साइट से बड़े होते हैं वे इमर्ज होते चले गए। नेक्स्ट फेज में जो 3300 BC से 2600 BC तक की फेज टाइम पीरियड मानी जाती है और रेडियोकार्बन डेट्स में ये टाइम पीरियड सामने आई है। तो हम फर्दर इस कल्चर्स के बाकी जो बड़े कल्चर्स हैं इनके बीच कन्वर्जेंस देखना शुरू करते हैं। यानी कि अब ये जो कल्चरल जोन्स थे ये और भी बड़े हो गए और एक जोन की कल्चर दूसरे जोन में भी हमें इजीली देखने को मिलने लगी, खास करके पॉटरी स्टाइल में। और कई सारे एलिमेंट्स हैं, हाउस स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलती हैं, फोर्टिफिकेशंस हमें देखने को मिलती है। तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हैं वो कई दूसरे कल्चर्स में भी आइडेंटिफाई हुए हैं एक्सकेवेशंस के बाद। तो नेक्स्ट कल्चरल स्टेज में हम फर्दर इसमें कन्वर्जेंस देखते हैं और ये जो साइट्स हैं, ये जो जोन्स हैं, ये और भी बड़े बड़े कल्चरल जोन्स के रूप में इमर्ज होने लगे, बनने लगे।
तो इस कल्चरल जोन्स में हम कई तरह के कल्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी कॉट डीजी कल्चर। फिर और भी कल्चर्स इम्पॉर्टेंट हैं, और भी कल्चर्स जो हैं जैसे क्वेटा झोप कल्चर, कुल्ली कल्चर, फिर सोथी सिसवाल कल्चर, और सौराष्ट्र रीजन गुजरात में एक पादरी कल्चर थी। फिर हाकरा कल्चर भी थी। तो इस तरह के बड़े बड़े कल्चरल जोन सब इस टाइम पीरियड में 3300 बीसी के बाद जो पहले वाले कल्चरल जोन्स थे वो बड़े कल्चरल जोन्स में ट्रांसफॉर्म होते चले गए, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में इस तरह के कल्चर्स एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। ये बड़े बड़े कल्चरल साइट्स हुआ करते थे, कल्चरल जोन्स थे। अब ये जो कल्चरल फेज है, ये जो कल्चरल जोन्स हैं, तो इन कल्चरल जोन्स में कई तरह की सिमिलैरिटीज हैं, जैसे पॉटरी स्टाइल में या टाउन प्लानिंग में या अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे रिलीजन वगैरह में कई तरह के सिमिलैरिटीज हैं। ये कह पाना भी मुश्किल है कि एक कल्चरल जोन दूसरे कल्चरल जोन से किस तरह से अलग है, लेकिन फिर भी इन साइट्स पे जो एक चीज इन सबको अलग बनाती है वो है इनकी पॉटरी स्टाइल। हर एक साइट की अपनी एक डिस्टिंक्ट पॉटरीज है। जैसे हाकरा में हम एक हाकरा वेयर देखते हैं, उसकी बनावट, उसकी जो रिफाइनमेंट है वो एक खास तरह की है, उसमें कलर कम्बिनेशन है, उसके में जो टाइप्स ऑफ पॉटरीज हैं, शेप एंड स्ट्रक्चर्स, वो कुछ एक डिस्टिंक्ट टाइप की है। सिमिलरली कुल्ली पॉटरीज हैं, फिर क्वेटा झोप पॉटरी है, कोट डीजी पॉटरी है। तो इन सभी साइट्स की, इन सभी जोन्स की अपनी एक डिस्टिंक्ट पॉटरीज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो किसी एक जोन में पॉटरी है वो दूसरे जोन में नहीं मिलती है। वेरी ऑफन वी फाइंड द टिपिकल पॉटरी ऑफ वन साइट available at other sites also. So there was a high degree of cultural convergence in these cultural zones also. And on the basis of this cultural convergence and this similarities and its similarity with the mature urban phase, this time period 3300 BC to 2600 BC is identified as early Harappan phase. Next we'll find out what are the characteristic features of early Harappan phase. ये जो टाइम पीरियड है 3300 से 2600 BC तक, ये अर्ली हड़प्पन फेज है, और इसके बाद 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक ये मैच्योर हड़प्पन फेज है। और मैच्योर हड़प्पन फेज की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लगभग सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अर्ली हड़प्पन फेज में ही देखने को मिलने लगती हैं। तो नेचुरली ये हमें दिख सकती हैं थ्रू आर्कियोलॉजी दैट Harappan civilization grew out of regional cultures which were growing in the northwestern regions. First of all, 2600, this is the mature phase, mature Harappan phase.
and this phase is also urban phase. That means many sites grew into the urban sites. But you have to understand that although many sites were urban sites, but still there were many villages sites in this time period also, because as I repeatedly say, trajectory of history is never uniform. And this time period, the early Harappan phase, earlier it was called pre-Harappan phase, but since many of the features are identical with the mature phase, Harappan phase, this time period is now known as early Harappan phase. And this phase is not urban. Neither these cultures can be said rural culture or village cultures. Therefore, these cultures are also called proto-urban cultures, and this phase is known as proto-urban phase. So clearly we see a trajectory, a transformation from proto-urban to urban phase, or early Harappan to mature Harappan phase. What are the characteristics of this early Harappan phase? Now we should highlight some of the characteristics of the early Harappan phase. So one by one we will note down. First characteristic, use of copper. यूज ऑफ कॉपर इस समय रेगुलर यूज में होने लगी थी. कॉपर के टूल्स, कॉपर के इम्प्लीमेंट्स, कॉपर के आर्टिफैक्ट्स काफ़ी नियमित रूप से लोगों की लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन चुकी थी. एग्रीकल्चर की शुरुआत तो हम देख ही लेते हैं, न्योलिथिक में ही हो गई थी. इस फेज तक आते आते एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी थी. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, and cultivation of industrial crops. Such as cotton. इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की यूज ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा होती है, and these sites were already at better stage of development and they had already started a trade network. So industrial crops such as cotton were produced and they were traded, along with of course edible crops. Then we find some structures which are identified as granary for storing food. That means agriculture was now giving surplus. And if agriculture is giving surplus, that means some section of the societies are no longer bound to cultivate, and they are free from the burden of food production, and therefore they could occupy other occupations, they could practice other occupations also. So beginning of craft and trade, trade intensified in this phase also. So evidence of granaries. Further we see diversification of crafts, diversification of crafts. We find the establishment of trade networks, use of wheel. पहिए का आविष्कार हो गया. तो पहिए का आविष्कार दो कामों के लिए होने लगा. एक तो पॉटरी मेकिंग के लिए,
पॉटरी मेकिंग के लिए और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए. So this beginning of wheel can also be called a revolutionary phase in human cultural evolution because it facilitated movement of people and therefore more frequently ideas and cultures and trade could take place. And this will, rather we say the we can call it the technological developments of this time period, early Harappan time period. So Gordon Child, some scholars such as Gordon Child emphasized on the technological developments in the development of Harappan civilization or in the rise of Harappan civilization. So Gordon Child had given too much focus on the invention of wheel and technological developments such as better quality tools and all. In the rise of Harappan civilization. सो गॉर्डन चाइल्ड का कहना है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई इसकी वजह से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइज हुई. We find the rise of urban class as another characteristic of this period, rise of artisan class, because many type of crafts were specialized and therefore artisan class also came into existence, rise of artisan class. And further with this transportation we find long distance trade. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के पीछे एक थ्योरी भी है कि जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में हम जाते हैं तो एक तो हमारी प्लेन है, जहाँ बलूचिस्तान वगैरह के आसपास एक प्लेन है. जब बलूचिस्तान से आगे जाते हैं तो हमें एक हिली रीजन्स दिखाई देती है. तो यहीं पे हमारी क्वेटा झोब वगैरह है. तो ये एक हिली रीजन है और हिली रीजन के बियॉन्ड कुछ नोमैडिक ट्राइब्स रहा करते थे, नोमैडिक ट्राइब्स. अब ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं इन्होंने, अब इनका काम ही है कि ये हर्डिंग कम्युनिटी से होते थे, पेस्टोरलिस्ट्स होते थे. तो अपने भेड़ बकरियों को लेकर के, कैटल्स को लेकर के ये ईरान तक इनकी मूवमेंट थी और ईरान से लेकर के इधर जो इंडस रीजन है वहाँ तक इनकी मूवमेंट होती थी. तो इनके मूवमेंट से एक ट्रेड रूट ईरान से लेकर के इंडस रीजन तक क्रिएट हो गई और इसने भी ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया. फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स. फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, जो सेटलमेंट्स थे उसके चारों बगल प्रोटेक्टिव वॉल लगे हुए थे, प्रोटेक्टिव वॉल्स लगे हुए थे. और जो हाउस स्ट्रक्चर थी वो हाउस स्ट्रक्चर इनिशियली मड ब्रिक्स की थी, यानी कि मिट्टी को ही ये पॉसिबली ये सन ड्राइड हुआ करते थे, धूप में सुखा करके मड की एक ब्रिक बना लिया और इसी को धूप में सुखा करके दीवार बनाए जाते थे. So house structure were made up of mud bricks, and these mud bricks were not that soft. So you must be using hammers to break this down, as we find these mud bricks easily available in Sabrakhi Gari also.
तो अब राखीगढ़ी के में अब देख सकते हैं कि राखीगढ़ी में जो अभी तो काफ़ी ज़्यादा साइट्स एक्सकेवेट होने बाकी हैं, पर वहाँ पे क्लियरली ये मड ब्रिक स्ट्रक्चर्स हमें अभी भी इंटैक्ट दिखाई देते हैं कई सारे माउंट्स में। So these are the characteristic features of early Harappan phase, and all of these characteristic features are also the features of mature Harappan phase. Simply, they were more advanced, trade was more diversified, there was more agricultural surplus, the crafts was more diversified, and better trade networks. And simply the advancement in tools and technology, and this mud brick structure now became fire baked bricks. Fire baked bricks were now used in the urban phase. जो हम नॉर्मली ईंट देखते हैं, चिमनी में पके हुए ईंट देखते हैं, उस तरह के ईंट मैच्योर हड़प्पन फेज में, जो अर्बन फेज है, वहाँ पे यूज होने लगे थे। So most of the characteristic features of mature Harappan phase are easily available in the early Harappan phase only. So on the basis of these developments, you can substantiate your answer that Harappan civilization emerged out of local cultures, the amalgamation or coming together of or cultural convergence of local cultures.